अंधेरी रात के सन्नाटे में जब पूरा देश सो रहा होता है, तब सत्ता के गलियारों में फाइलों का एक अंबार धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था की धड़कन को थाम रहा होता है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ना ही ये किसी बाहरी दुश्मन का हमला है। ये एक अदृश्य जाल है, लाल फीताशाही का जाल। 20-30 मिनट की इस पड़ताल में हम उस नीतिगत पंगुता की गहराई में उतरेंगे जिसने भारत जैसे विशाल और महत्वाकांक्षी राष्ट्र के पहियों को कीचड़ में फंसा दिया है। कल्पना कीजिए एक ऐसे कारखाने की जहां मशीनें तैयार हैं, मजदूर मुस्तैद हैं और बाजार में मांग भी है, लेकिन केवल एक हस्ताक्षर की कमी और नियमों के अंतहीन भंवर के कारण वहां ताला लटका हुआ है। ये केवल एक कारखाने की कहानी नहीं, बल्कि भारत के हजारों उद्यमियों का कड़वा सच है। जब हम आर्थिक ठहराव की बात करते हैं तो वो केवल आंकड़ों की गिरावट नहीं होती, बल्कि उन करोड़ों सपनों की टूटती हुई उम्मीदें होती हैं जो बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। आज का भारत एक दोराहे पर खड़ा है, जहां एक तरफ डिजिटल क्रांति का शोर है तो दूसरी तरफ दशकों पुराने नौकरशाही के कायदे कानूनों की बेड़ियां हैं। क्या हमारी नीतियां विकास का इंजन है या वे स्वयं एक बाधा बन चुकी हैं? इस वृत्त चित्र में हम उन परतों को उखाड़ेंगे जो ये बताती हैं कि कैसे नीतिगत देरी और निर्णय ना लेने की अक्षमता एक उभरती हुई महाशक्ति को भीतर से खोखला कर रही है। ये यात्रा केवल समस्या की पहचान नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के पोस्टमार्टम की शुरुआत है जो खुद के बनाए नियमों के बोझ तले दब चुकी है। यहाँ से शुरू होता है भारत की आर्थिक जटिलताओं का वो सफ़र जिसे अक्सर हेडलाइंस में दबा दिया जाता है। संकट की पहली आहट तब नहीं सुनाई देती जब शेयर बाजार गिरता है, बल्कि तब महसूस होती है जब निवेश के प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। भारत में नीतिगत पंगुता का इतिहास कोई नया नहीं है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में इसकी गंभीरता खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी होती है तो इसका सीधा असर ब्याज दर और तरलता पर पड़ता है। बैंक कर्ज देने से कतराने लगते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि नियामक ढांचे में बदलाव उनकी बैलेंस शीट को बिगाड़ सकता है। इसे पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहा जाता है, जहां फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक महीनों तक घूमती रहती हैं, लेकिन ठोस निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। आप इसे रियल एस्टेट सेक्टर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जहां मंजूरी मिलने में होने वाली देरी प्रोजेक्ट की लागत को 30 से 40% तक बढ़ा देती है। ये बढ़ा हुआ बोझ अंततः आम आदमी की जेब पर पड़ता है। आर्थिक ठहराव का ये शुरुआती संकेत एक शांत समुद्र की तरह होता है, जो आने वाले सुनामी की पूर्व चेतावनी दे रहा है। जब उद्यमी जोखिम लेने के बजाय अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने में लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि तंत्र की मशीनरी में जंग लग चुका है। आर्थिक झटकों की कार्यप्रणाली को समझना अनिवार्य है। जब सरकारी नीतियां अनिश्चित होती हैं तो विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालने लगते हैं, जिससे विनिमय दर अस्थिर हो जाती है। रुपए की गिरती कीमत केवल एक संख्या नहीं है, ये वैश्विक बाजार में भारत की साख का गिरना है। जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई बाहर निकलते हैं तो शेयर बाजार में हाहाकार मच जाता है और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के स्प्रेड बढ़ने लगते हैं, जो इस बात का संकेत है कि देश के कर्ज चुकाने की क्षमता पर बाजार को संदेह होने लगा है। नीतिगत पंगुता के कारण जब बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी होती है तो सार्वजनिक ऋण का बोझ बढ़ता जाता है, क्योंकि लागत बढ़ती है लेकिन आय का स्रोत शुरू नहीं हो पाता। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां एक गलत या विलंबित नीतिगत निर्णय पूरे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर देता है। तरलता की कमी से छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमईज सबसे पहले दम तोड़ते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े कॉरपोरेट्स की तरह वित्तीय सुरक्षा कवच नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने अपनी नौकरशाही और नीतिगत ढांचे को समय पर नहीं सुधारा, वे गहरे संकट में डूब गए। 1997 के एशियाई वित्तीय संकट यानी आईएमएफ क्राइसिस को याद कीजिए, जहां दक्षिण पूर्वी एशिया की टाइगर इकोनॉमी कहलाने वाले देश ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। उस संकट का एक मुख्य कारण पारदर्शी नीतियों का अभाव और कमजोर वित्तीय नियमन था। थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों ने देखा कि कैसे विदेशी मुद्रा भंडार रातों रात खत्म हो गया। भारत के संदर्भ में ये एक बड़ी चेतावनी है। यदि हमारी निर्णय लेने की गति धीमी रही तो वैश्विक पूंजी उन देशों की ओर रुख करेंगी जो अधिक चुस्त और पारदर्शी हैं। वियतनाम और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश आज इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। वे लाल फीताशाही को कम कर रहे हैं, जबकि भारत अभी भी जटिल लाइसेंसिंग और अनुपालन के बोझ तले दबा है। वैश्विक निवेशकों के लिए समय ही पैसा है और हमारी धीमी नौकरशाही उनके लिए सबसे बड़ा टैक्स यानी ब्यूरोक्रेटिक टैक्स साबित हो रही है। दक्षिण अमेरिका का देश अर्जेंटीना नीतिगत विफलताओं का एक और ज्वलंत उदाहरण है। एक समय में दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा ये देश आज बार बार होने वाले डिफॉल्ट और बेलगाम महंगाई हाइपर इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। इसका कारण क्या था?
लोकलुभावन नीतियां और संस्थागत पंगुता। जब सरकारें दीर्घकालिक आर्थिक सुधारों के बजाय अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए नीतियां बनाती हैं तो अंततः अर्थव्यवस्था का पतन निश्चित है। ग्रीस का उदाहरण भी हमारे सामने है, जहां सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन में विफलता ने पूरे यूरोपीय संघ को हिलाकर रख दिया था। इन देशों की तुलना में भारत की स्थिति फिलहाल बेहतर है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिस्टम की विफलता अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे बढ़ने वाला कैंसर है। अगर भारत के रियल एस्टेट और बैंकिंग क्षेत्रों में फंसे हुए नियमों को नहीं सुलझाया गया तो हम भी उसी अस्थिरता की ओर बढ़ सकते हैं, जिसे हमने तुर्की या वेनेजुएला में देखा है, जहां मुद्रा का मूल्य कागज के टुकड़े जैसा रह गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इन नीतिगत बाधाओं का विशिष्ट प्रभाव आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भारत का निर्माण क्षेत्र, जो विकास का इंजन होना चाहिए था, जीडीपी में अपने स्थिर हिस्से के कारण संघर्ष कर रहा है। भूमि अधिग्रहण से लेकर पर्यावरण मंजूरी तक हर कदम पर लाल फीताशाही का पहरा है। इसका परिणाम ये है कि मेक इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर उस गति से नहीं उतर पा रही हैं जिसकी उम्मीद थी। निजी निवेश के आंकड़े पिछले कई वर्षों से सुस्त पड़े हैं। जब निजी क्षेत्र को ये भरोसा नहीं होता कि सरकार की नीतियां अगले 5 साल तक स्थिर रहेंगी, तो वे बड़ी पूंजी लगाने से पीछे हट जाते हैं। ये अनिश्चितता न केवल व्यापार जगत को प्रभावित करती है, बल्कि ये रोजगार सृजन की प्रक्रिया को भी धीमा कर देती है। शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती संख्या इसी नीतिगत ठहराव का सबसे दर्दनाक चेहरा है, जो किसी भी राष्ट्र के लिए एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की प्रतिक्रिया अक्सर अग्निशमन जैसी रही है। जब संकट गहराता है तो ब्याज दरों में कटौती या तरलता बढ़ाने जैसे तात्कालिक उपाय किए जाते हैं। लेकिन क्या ये उपाय पर्याप्त हैं? आरबीआई ने बार बार बैंकों को कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन बैंकों का फंसा हुआ कर्ज यानी एनपीए और नियामक जांच का डर उन्हें पीछे खींचता है। सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी आईबीसी जैसे कुछ बड़े सुधार किए हैं, लेकिन नौकरशाही की परतों में ये सुधार अपनी धार खो देते हैं। नीतिगत पंगुता का एक और पहलू ये है कि एक विभाग द्वारा बनाया गया नियम अक्सर दूसरे विभाग के लक्ष्यों के विपरीत होता है। ये अंतर्विभागीय समन्वय की कमी भारत के आर्थिक विकास की गति को आधा कर देती है। केंद्रीय बैंक केवल मौद्रिक नीति से अर्थव्यवस्था को नहीं बचा सकता, जब तक कि राजकोषीय नीतियों में संरचनात्मक सुधार और प्रशासनिक सरलीकरण न हो। अब बात करते हैं आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव की। जब नीतिगत देरी के कारण कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 10 साल देरी से पूरा होता है तो उसका बोझ टैक्स पेयर्स पर पड़ता है। महंगाई केवल वैश्विक कारणों से नहीं बढ़ती, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन में मौजूद प्रशासनिक बाधाओं के कारण भी बढ़ती है। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इसका मतलब है महंगी ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई के लिए ऊंचे लोन और घटती बचत। रियल एस्टेट में अटके हुए प्रोजेक्ट्स ने लाखों परिवारों की जीवन भर की कमाई को फंसा दिया है। लोग अपने घरों के लिए किश्तें भर रहे हैं और साथ ही किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। ये केवल वित्तीय नुकसान नहीं है, बल्कि ये मानसिक और सामाजिक संकट भी है। नीतिगत पंगुता का जाल जब किसी व्यक्ति के निजी जीवन को छूता है तो वो व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करता है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उत्तरजीविता की रणनीतियां अब केवल व्यापारों के लिए ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जरूरी हो गई हैं। इस अस्थिर आर्थिक माहौल में विविधीकरण ही एकमात्र रास्ता है। आपको अपनी संपत्ति को केवल एक जगह निवेश करने के बजाय अलग अलग वर्गों जैसे सोना, डेट फंड और अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी में बांटना चाहिए, ताकि मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव कम हो सके। उद्यमियों के लिए सुझाव है कि वे केवल घरेलू बाजार पर निर्भर रहने के बजाय निर्यात के अवसरों को तलाशें, जिससे विदेशी मुद्रा में आय हो सके। इसके अलावा तकनीकी कौशल में निवेश करना अनिवार्य है, क्योंकि नीतिगत ठहराव के इस दौर में केवल वही लोग टिक पाएंगे जो बाजार की बदलती मांगों के अनुसार खुद को ढाल सकेंगे। वित्तीय साक्षरता अब एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है, ताकि आप मुद्रास्फीति के प्रभाव को समझ सकें और अपनी क्रय शक्ति को बचा सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के वादे को हकीकत में बदलना होगा। लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस को केवल एक दिखावा नहीं, बल्कि एक अनिवार्य प्रक्रिया बनाना होगा। हमें एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां मंजूरी की प्रक्रिया ऑटोमेटेड हो और अधिकारियों के विवेक डिस्क्रिशन पर निर्भर ना रहे। जब तक भ्रष्टाचार और देरी के लिए जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक नीतियां केवल फाइलों में ही अच्छी लगेंगी। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जो काम करना चाहती है, निर्माण करना चाहती है। लेकिन अगर हम उन्हें नियमों के जाल में उलझाए रखेंगे तो हम उनकी ऊर्जा का लाभ उठाने के बजाय उसे नष्ट कर देंगे। आर्थिक सुधारों का दूसरा चरण अब टैक्स दरों के बारे में नहीं, बल्कि प्रशासनिक दक्षता के बारे में होना चाहिए। इस जटिलता को देखने पर समझ आता है कि एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए भारत में आज भी दर्जनों अनुपालनों कंप्लायंसेस से गुजरना पड़ता है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार के बावजूद जमीनी हकीकत है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ये बोझ अक्सर असहनीय हो जाता है। वे अपना अधिकांश समय अपने उत्पाद को बेहतर बनाने के बजाय कागजी कार्रवाई पूरी करने में बिताते हैं। यही वो जगह है जहां नीतिगत पंगुता आर्थिक ठहराव में बदल जाती है। जब नवोन्मेष इनोवेशन को फाइलों के नीचे दबा दिया जाता है तो देश की उत्पादकता गिर जाती है। उत्पादकता में गिरावट का सीधा अर्थ है जीडीपी विकास दर में गिरावट। हमें समझना होगा कि आर्थिक विकास कोई जादू नहीं है, ये सुसंगत और पारदर्शी नीतियों का परिणाम है। भविष्य की ओर देखते हुए हमें वैश्विक जोखिमों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बदलती हुई भू राजनीति और डीग्लोबलाइजेशन की लहर के बीच भारत को अपनी आंतरिक नीतियों को और अधिक लचीला बनाना होगा। यदि वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ती हैं या अमेरिका की फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बदलाव करता है तो भारत पर इसका प्रभाव तत्काल होता है। ऐसे में हमारी घरेलू नीतिगत प्रतिक्रिया बिजली की तरह तेज होनी चाहिए। महीनों तक चलने वाली कमेटियों और बैठकों का युग अब समाप्त हो जाना चाहिए। हमें रियल टाइम डेटा आधारित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी होगी। नीतिगत पंगुता का इलाज केवल अधिक कानून बनाना नहीं, बल्कि पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को खत्म करना है। एक साफ और सरल कानूनी ढांचा ही विदेशी निवेश को आकर्षित करने का सबसे बड़ा चुंबकीय बल है। अंततः ये वृत्तचित्र हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या हम एक विकसित भारत का सपना देख सकते हैं जबकि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता के जाल में फंसी है? लाल फीताशाही केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं है, ये एक नैतिक संकट है। ये उन लाखों युवाओं के साथ अन्याय है जिनके पास हुनर है लेकिन अवसर नहीं। ये उन किसानों के साथ धोखा है जिनकी उपज नीतिगत बाधाओं के कारण सड़ जाती है। हमें एक सक्रिय नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है जो संकट आने का इंतजार न करे बल्कि उसे आने से पहले ही रोक सके। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विशाल हाथी की तरह है जिसे जंजीरों से बांधकर नहीं रखा जा सकता। इन जंजीरों को तोड़ने का समय आ गया है। निष्कर्ष के तौर पर आर्थिक ठहराव कोई स्थायी स्थिति नहीं है, ये एक चेतावनी है। सुधार हमेशा कठिन होते हैं क्योंकि वे यथास्थिति स्टेटस को चुनौती देते हैं, लेकिन बिना सुधार के हम केवल उस ठहराव को और बढ़ा रहे हैं जो हमें पीछे धकेल रहा है। सरकार, केंद्रीय बैंक और नागरिक तीनों को मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां पारदर्शिता और गति को प्राथमिकता दी जाए। निवेश केवल पूंजी का नहीं होता, निवेश भरोसे का भी होता है, और भरोसा तभी आता है जब नीतियां स्पष्ट हों और उनका क्रियान्वयन निष्पक्ष हो। भारत की आर्थिक यात्रा एक रोमांचक मोड़ पर है। यहाँ से हम या तो एक नई ऊंचाई छू सकते हैं या फिर लाल फीताशाही के जाल में और गहराई से फंस सकते हैं। एक विचारोत्तेजक समापन संदेश के साथ हम इस पड़ताल को विराम देते हैं। क्या आप एक नागरिक और निवेशक के रूप में इस व्यवस्था के बदलाव के लिए तैयार हैं? याद रखें, मौन भी एक प्रकार की सहमति है। आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाना और जवाबदेही की मांग करना आपका अधिकार और कर्तव्य दोनों हैं। भारत का आर्थिक भविष्य फाइलों के ढेर में नहीं, बल्कि उन फाइलों को खोलकर तेजी से काम करने की इच्छा शक्ति में छिपा है। लाल फीताशाही का ये जाल मजबूत जरूर है, लेकिन ये इतना भी अटूट नहीं कि इसे जनशक्ति और सही इच्छा शक्ति से तोड़ा न जा सके। आइए एक ऐसे भारत की कल्पना करें जहां नियम बाधा नहीं बल्कि प्रगति की सीढ़ी बने।